श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 10 गायत्री साधना का गुह्य विवेचन ऑडियो 77। इसके पहले के स्वाध्याय में हमने इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य व्रत, सदाचार और पवित्र जीवन की महत्ता जानी। गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल काम वृत्ति का त्याग नहीं, बल्कि अपनी समस्त शक्तियों का विवेकपूर्ण और मर्यादित उपयोग करना है। सच्चा ब्रह्मचर्य 3 आधारों पर टिका है: आत्मसंयम, सादगी और श्रेष्ठ विचार। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों, इच्छाओं और जीवन शैली पर नियंत्रण रखता है, वही अपनी ऊर्जा को महान कार्यों में लगा सकता है। यह भी बताया है कि आधुनिक जीवन में भोग विलास की अंधी दौड़ ने मनुष्य को अशांत बनाया है, जबकि संयम, तप और मर्यादा ही चरित्र तथा आत्मबल के वास्तविक आधार है। संयम केवल अविवाहित जीवन के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन में भी मर्यादा और निष्ठा के साथ जीने का नाम है। इसके बाद पवित्र जीवन की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया है कि पवित्रता केवल शरीर की स्वच्छता तक सीमित नहीं है। विचार, व्यवहार, वाणी, आजीविका और आध्यात्मिक जीवन, इन सभी में शुद्धता आवश्यक है। जो व्यक्ति बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की स्वच्छता अपनाता है, वही वास्तविक शांति, प्रसन्नता और आत्मिक उन्नति का अधिकारी बनता है। इसलिए मन को संयमित, जीवन को सादा और चरित्र को पवित्र बनाकर ही सच्चे सुख और सफलता की प्राप्ति की जा सकती है। अब आगे है स्वच्छता दैवी गुण है। स्वच्छता या सफाई वास्तव में एक दैवी गुण है। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका तात्पर्य है कि सफाई से रहना देवत्व के समीप रहना है। जो साफ रहता है, अपने रहन सहन द्वारा देवत्व प्रकट करता है। सफाई से सौंदर्य की वृद्धि होती है, वस्तुओं का जीवन बढ़ जाता है। मशीनों की सफाई करने या समय समय पर कराते रहने का तात्पर्य उसकी कार्य शक्तियों को बढ़ा लेना है। जब किसी मशीन को ओवरहॉल अर्थात आमूल नए ढंग से फिटिंग किया जाता है, तो न केवल सफाई हो जाती है, प्रत्युत सब पुर्जों को साफ कर नए सिरे से रखने के कारण उनमें नई स्फूर्ति का संचार होता है। जो पुर्जे चूं चूं चर चर करते थे, वह थोड़े से तेल से सहज स्निग्ध होकर मजे में चलने लगते हैं। उनकी कार्य शक्ति बढ़ जाती है। इसी प्रकार मानव शरीर रूपी मशीन का हाल है। हमारे शरीर में अनेक छोटे बड़े सूक्ष्म पुर्जे हैं। हमारा शरीर मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, उदर अनेक ग्रंथियों से मिलकर बना है। इन पुर्जों में निरंतर भोजन को पचाकर रक्त बनाने की क्रिया के कारण मैल एकत्र हो जाता है। जीवन में पैसे के लिए हम शरीर को अधिक घिस डालते हैं। प्रायः नेत्रों की ज्योति क्षीण पड़ जाती है, गाल पिचक जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, पाचन विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब रोग शरीर की अधिक घिसावट के दुष्परिणाम है। यदि हम शरीर की आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की सफाई का ध्यान रखें, तो शरीर, मन, प्राण में नई स्फूर्ति, नई शक्ति और प्रेरणा का संचार हो सकता है। भारत में जिस तत्व की बड़ी कमी मिलती है, वह सफाई है। सुव्यवस्था और सौंदर्य इसके पुत्र पुत्री हैं। लोगों के पास मान, प्रतिष्ठा, उत्साह है, पर स्वच्छता और सुव्यवस्था का बड़ा अभाव है। दुकानें, गलियां, सार्वजनिक स्थान, भोजन तथा मिठाई के बाजारों में आप पत्तों के ढेर, जूठन, मैल, मक्खियों, नालियों में भरा हुआ कीचड़, मैला देखकर हमें हिंदुस्तानियों की गंदी आदतों पर लज्जा आती है। लोग बड़ी धर्मशालाएं बनाते हैं, पर उनमें सफाई का ध्यान नहीं देते। टट्टियों तथा नालियों की सफाई पर व्यय नहीं करते। सार्वजनिक टट्टियों में सभ्य व्यक्ति को जाते हुए शर्म आती है। मेहतर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। अधिकारी वर्ग देखरेख के मामले में शिथिलता दिखलाता है। टट्टी के घिनौने स्वरूप रेल के डिब्बों और रेल के स्टेशनों पर पाई जाने वाली टट्टियों में भी देखे जाते हैं। जितना बड़ा शहर, उसकी गलियों में उतना ही अंधेरा, बदबू और गंदगी पाई जाती है। जहां मवेशी बांधे जाते हैं, वहां का तो क्या ही कहना। सफाई एक सार्वजनिक आदत है। हम भारतीयों को अपनी सार्वजनिक गंदगी पर
ला जानी चाहिए। जहां दूसरे राष्ट्रों में सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, सरकार पर्याप्त व्यय करती है, म्यूनिसिपैलिटी बहुत ध्यान देती है, प्रत्येक नागरिक सार्वजनिक सफाई की ओर ध्यान देता है, वहां हमारे यहाँ कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता। नागरिक विशेषतः ग्रामीण व्यक्ति और नारी समाज इतने पिछड़े हुए हैं कि जहां कहीं जाते हैं सार्वजनिक स्थानों को गंदा छोड़ जाते हैं और कितने ही व्यक्ति उनसे फिसल कर घायल होते हैं। सिनेमा हॉलों में मूंगफली के ढेर सारे छिलके, बीड़ी सिगरेट के टुकड़े, पान की पीक यत्र तत्र फैले हुए मिलते हैं। स्टेशनों को हर आधे घंटे पश्चात साफ किया जाता है, पर वह गंदा होता जाता है। ये बातें हमारी गंदी आदतों की सूचक है। हमें अपनी इन आदतों पर लज्जित होना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता के दो अंग हैं, बाह्य तथा आंतरिक सफाई। नित्य प्रति मालिश और व्यायाम के पश्चात स्नान करने से और खुरदरे तौलिए से पोंछने से शरीर स्वच्छ होता है। प्रायः लोग बार बार स्नान करने का क्रम करते हैं, जल में पड़े रहते हैं, असंख्य गोते लगाते हैं, बाल्टी पर बाल्टी पानी डालते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में यह स्नान नहीं है। जब तक शरीर के रोमकूप स्वच्छ नहीं होते और त्वचा का संचित मल दूर नहीं होता, तब तक शरीर की स्वच्छता नहीं हो सकती। खुरदरे तौलियों को पानी में भिगोकर त्वचा के पोंछने से साफ होती है। नाखूनों को काटना, नासिका द्वार को स्वच्छ रखना, जिह्वा की सफाई से हमारे बहुसंख्यक भाई प्रायः उपेक्षित रहते हैं। इन पर बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आंतरिक स्वच्छता का साधन उपवास है। 15 दिन पश्चात उपवास करने से संचित भोजन पच जाता है, मल पदार्थ निकल जाते हैं और पेट की बीमारियां दूर होती हैं। हमारे देश में उपवास धर्म के अंतर्गत इसलिए रखा गया है कि सब इससे लाभ उठा सके। यथासाध्य ठंडे जल से स्नान करें। मूत्र त्याग और मल त्याग के पश्चात इंद्रियों को शीतल जल से धो डालें। आपका घर वह स्थान है जिसके वातावरण में आप पलते, वायु पाते, संसर्ग से प्रभावित होते हैं। प्रतिदिन हमारा 14-15 घंटे का जीवन घर में ही व्यतीत होता है। घर की चारदीवारी, कमरों, फर्नीचर, वस्त्रों तथा विभिन्न स्थानों पर जो समय हम व्यतीत करते हैं, उनसे हमारी आदतों और स्वास्थ्य का निर्माण होता है। घर जितना ही स्वच्छ और सुव्यवस्थित होगा, उससे उतनी ही स्वच्छ वायु तथा आनंद प्राप्त हो सकेगा। यदि आप दुकानदार हैं या ऑफिस में 8 घंटे व्यतीत करते हैं, तो दुकान और ऑफिस के वातावरण का प्रभाव गुप्त रूप से पड़ता रहता है। मान लीजिए आप तंबाकू, शराब, गांजा, भांग, चरस अथवा जूते की दुकान करते हैं। इन वस्तुओं की बदबू निरंतर आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती रहती है। अतः हमें चाहिए कि हम अपने घर, दुकान या ऑफिसों को खिलौने की तरह साफ स्वच्छ रखें। स्वच्छ घर में रहने वाले की आत्मा प्रसन्न रहती है। आप स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर देखें, मन कितना खिला रहता है। उसी प्रकार सफेद पुता हुआ कमरा, स्वच्छ फर्नीचर, स्वच्छ वस्त्र, स्नान से स्वच्छ शरीर आत्मा को प्रसन्न करने वाले होते हैं। स्वच्छ रखकर हम अपने घर के सौंदर्य की वृद्धि करते हैं और चीजों के जीवन को बढ़ा लेते हैं। हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। सफाई प्रकृति का अंग बन जाने से सर्वत्र सौंदर्य की सृष्टि करती है। ऑफिस, घर और दुकान में छोटी बड़ी असंख्य वस्तुएं होती हैं। इनमें कुछ ऐसी होती हैं जिनका नित्य प्रयोग होता है, तो कुछ ऐसी होती हैं जो देर से निकलती हैं और काम में आती हैं। कुशल व्यक्ति अपने घर, दुकान या ऑफिस की वस्तुओं की व्यवस्था इस प्रकार करते हैं कि आवश्यकता पड़ते ही तुरंत जरूरत की चीज मिल जाती है। ग्राहक आकर जिस छोटी वस्तु की मांग करता है, चतुर दुकानदार एक क्षण में उसे प्रस्तुत कर देता है। घर में दवाई से लेकर सुई, डोरा, आलपीन तक एक क्षण में मिल जानी चाहिए। ऑफिस की फाइल का कोई भी कागज जरा सी देर में अफसर के सन्मुख आना चाहिए। पुस्तकालय में जो पुस्तक मांगी जाए तुरंत पाठक को प्राप्त होनी चाहिए। अव्यवस्थित दुकानदार, अफसर या परिवार का मुखिया उस व्यक्ति की तरह है
जो उर्द, मूंग, मसूर, गेहूं, जौ इत्यादि भिन्न भिन्न अनाजों को एक साथ मिश्रित कर लेता है और आवश्यकता के साथ उनको पृथक पृथक करने में व्यर्थ शक्ति का क्षय करता है। वह न गेहूं निकाल सकता है, न उर्द, न मूंग, और यदि निकलता भी है तो उस समय जब उसके हाथ से अवसर निकल जाता है। यदि प्रारंभ से ही वह व्यवस्था से इन अनाजों को अलग अलग रखता तो क्या इतना श्रम और समय नष्ट होता? प्रायः अफसर लोग चिल्लाया करते हैं और क्लर्क फाइलों को, भिन्न भिन्न पत्रों को, रेफरेंसों को तलाश करते हुए थक जाते हैं। दुकानदार वस्तुओं को गलत स्थान पर रखकर झींकते रहते हैं। घर में दिया सलाई, चाकू, साबुन, तौलिया, रुमाल, हाथ का थैला, पेंसिल, कलम इत्यादि प्रायः अव्यवस्थित होने से बड़ा हल्ला मचता रहता है। जो डॉक्टर अपने यहाँ विभिन्न दवाइयों को क्रम व्यवस्था से नहीं रखते, वे पछताते रहते हैं। सर्वत्र व्यवस्था की आवश्यकता है। आप चाहे जिस स्थिति, वर्ग या स्तर के व्यक्ति हो, क्रम व्यवस्था की आपको सबसे अधिक आवश्यकता है। व्यवस्था से आपका कार्य सरल होगा, समय की बचत होगी और आप जल्दी काम कर सकेंगे। मन में किसी प्रकार की उलझन उपस्थित न होगी। काम करने को तबीयत करेगी। जिस व्यक्ति में अपनी वस्तुओं को एक निश्चित क्रम और व्यवस्था में रखने की आदत होती है, वह उनको उचित स्थान पर रखकर सौंदर्य की सृष्टि करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तो उनके पास कुछ गिनी चुनी वस्तुएं थी, हजामत का सामान, कंघा, कलम, दवात, कागज इत्यादि। लेकिन वे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उन्होंने उन्हीं को क्रम और व्यवस्था से रखकर सौंदर्य की सृष्टि की और अपनी आत्मा को आनंदित किया था। आपके पास जो भी वस्तुएं हों, उन्हीं को किसी निश्चित क्रम व्यवस्था से रखकर सौंदर्य और उपयोगिता में वृद्धि कर सकते हैं। अपने घर में पृथक पृथक कमरों को लेकर यह निश्चित कीजिए कि आप उस कमरे को किस कार्य के लिए रखना चाहते हैं। बैठक, स्टोर, प्राइवेट कमरा, औरतों के बैठने उठने का कमरा, भोजन करने का कमरा इत्यादि। प्रत्येक कमरे को उसी कार्य के लिए क्रमवार सुव्यवस्थित कीजिए। मान लीजिए बाहर वाले एक कमरे को आप बैठक बनाना चाहते हैं। इसमें एक मेज, एक कुर्सी, सोफा सेट या फर्श, तकिया इत्यादि रखिए। पांव पोंछने के लिए पायदान, दीवारों पर कुछ कैलेंडर और एक दो अच्छे चित्र, खूंटी और जूता रखने का स्थान। इस कमरे में व्यर्थ की चीजें, खूंटियों पर कपड़े या फालतू वस्तुएं नहीं रहनी चाहिए। मेटल पीस पर कलात्मक रूप से सजे हुए फूलदान और एक दो फोटो, अधिक सजावट भी असभ्यता की निशानी है। आपके स्टोर में अनाज, दालें, महीने भर के कुटे हुए मसाले, तेल, घी, गुड़, चीनी, एक और वस्त्रों के संदूक तथा अन्य घर की वस्तुएं रहनी चाहिए। यदि मकान छोटा हो तो क्रम से रखी हुई लकड़ियां और उपले भी रख सकते हैं। मिट्टी का तेल और लालटेन भी रखी जा सकती है। सोने के कमरे में भी वस्तुएं कम ही रहें, क्योंकि फालतू वस्तुओं से मच्छर होते हैं। रसोई में भी भिन्न भिन्न बर्तन क्रम से सजे रहें। सीने, काढ़ने, बुनने और कातने का सब सामान एक स्थान पर सजा रहे। मशीन हो तो स्वच्छ तेल लगी हुई रहे। पुस्तकालय हो तो उसकी सब पुस्तकें विषयवार सजी रहें, जिससे जिस समय आवश्यकता हो निकाली जा सके। संक्षेप में आपके पास जो भी स्थान हो, जो जो वस्तुएं हो, वे स्वच्छ से स्वच्छ और सबसे आकर्षक रूप में मौजूद रहें, जिन्हें देखकर आपको भी प्रसन्नता हो और देखने वाले भी प्रसन्न रहें। हमारे घरों में वस्त्रों की जो दुरावस्था है, उसे देखकर शोभ होता है। प्रायः स्त्रियां महंगे से महंगे रेशमी वस्त्र खरीदती हैं, पर उनके साथ अकथनीय अत्याचार होता है। इधर उधर फेंका जाता है। आले या कोने में मैल पड़े रहते हैं। धोबी 20-20 दिन में धोकर वापस नहीं लाता। यदि हम वस्त्रों की उचित व्यवस्था रखें, मैला होने पर स्वयं उसे भी धो लिया करें, तो हम आधे वस्त्रों में मजे से काम चला सकते हैं, रुपया बचा सकते हैं और स्वच्छ भी रह सकते हैं।
महंगे कपड़े बना लेना आसान है, पर उनकी सेवा करना, उनसे अधिकतम लाभ उठाना कुशलता और चतुराई का काम है। वस्त्रों के संदूक या अलमारी में वस्त्रों को करीने से रखना चाहिए। इससे वस्त्रों के कोने सिकुड़ने या मुड़ने नहीं पाते और इस्त्री नहीं टूटती। रेशमी साड़ियों को कागज में लपेटकर पृथक रखना चाहिए। फिनाइल की गोलियां रखने से वस्त्र, विशेषतः साड़ियां, कीड़ों से बची रहती हैं। वस्तुओं की संभाल और व्यवस्था और भी आवश्यक है। संभाल रखने से मशीन का जीवन कई गुना बढ़ जाता है, जबकि तनिक सी लापरवाही से कीमती चीजें भी जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं। यदि प्रत्येक वस्तु को उचित देख-रेख में रखा जाए, तो वह कई गुना अधिक काम देती है। क्या आप जानते हैं कि आपका फाउंटेन पेन घिस कर नहीं, खोकर नष्ट होता है? पेंसिलें कभी पूरी तरह काम में नहीं आती। कोई मांग लेता है अथवा खो जाती है। चाकू और रुमाल भी प्रायः खोते हैं। कीमती साड़ियां पहननी नहीं आती, संदूकों में रखी रहती हैं और कीड़ों का भोजन बनकर नष्ट होती है। जिस साड़ी पर सबसे अधिक व्यय होता है, वह उतनी ही कम पहनी जाती है। आभूषणों पर औरतें प्राण देती हैं, किंतु वे खोलकर नष्ट होते हैं। इनके कारण चोरियां होती हैं, औरतें तक चुरा ली जाती हैं और अपमानित होती हैं। यदि आप अपनी थोड़ी सी वस्तुओं को क्रम व्यवस्था से सजा कर रखें, तो इन्हीं की सहायता से हम घर की शोभा में वृद्धि कर सकते हैं। सौंदर्य के लिए अधिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। जो थोड़ी सी चीज है, उन्हीं की सहायता से आप सौंदर्य की उत्पत्ति कर सकते हैं। बस आपकी दृष्टि में कलात्मकता अपेक्षित है। कलात्मक दृष्टि से हर वस्तु का एक नियत स्थान है, जहां वह सुंदरतम लग सकती है। घर की शोभा इस बात में है कि आप उस स्थान को खोज निकालें, प्रत्येक वस्तु को उठाकर नियत स्थान पर रखें। आपके कमरे में एक चित्र हो या कैलेंडर, लेकिन यदि वह स्वच्छ हो, मैल का निशान न हो, तो वही आकर्षक प्रतीत होता है। सौंदर्य व्यवस्था पर निर्भर है। जूते कैसे नगण्य हैं, किंतु यदि आप उन्हीं को पॉलिश कर, सजाकर क्रमानुसार रखें, अपने संदूकों को स्वच्छ कर उन पर स्वच्छ वस्त्र बिछा लिया करें, चारपाइयों की चादरों को गंदा न होने दें, कुर्सियों, मेजों, पुस्तकों की धूल झाड़ते रहें, तो निश्चय जानिए कि घर की चीजों में ही सौंदर्य प्रस्फुटित होगा और आपको अपने साधारण घर में ही आनंद प्राप्त होगा। आत्मा प्रसन्न रहेगी और मन में यह साहस रहेगा कि आप अच्छे तरीके से रहते हैं। जीवन में अधिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो थोड़ी सी वस्तुएं हो, उन्हीं से सबसे अधिक, सबसे सुंदर क्रम व्यवस्था से काम लेने में आनंद है। जिनके पास अधिक वस्तुएं पड़ी रहती हैं, उनमें से आधी ही काम में आती हैं, बेकार पड़ी रहती हैं। आप अधिक वस्तुओं के संचय के मुंह में न पड़े, वरन अपनी अपनी थोड़ी सी वस्तुओं को संभाल कर प्रयोग में लाएं। सार्वजनिक स्थानों की सफाई, सुव्यवस्था एवं सौंदर्य का उत्तरदायित्व आप पर है। आप एक श्रेष्ठ नागरिक हैं। समाज की उन्नति में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। आपकी आदतों से समाज बनता बिगड़ता, समुन्नत अवनत होता है। अतः आप सार्वजनिक स्थानों को कार्य में लेते समय उनकी सफाई और सुव्यवस्था के संबंध में बड़े सावधान रहें। यदि आप धर्मशाला में टिके हैं, तो उसके कमरे या इर्द गिर्द की सफाई का ध्यान रखें। कमरे को वैसा ही सुंदर छोड़ कर जाएं, जैसा वह आपको मिला था। पब्लिक पखानों का ठीक इस्तेमाल करें। पेशाब घरों में सर्वत्र ध्यान रखें। पब्लिक पार्क, मंदिर, सार्वजनिक बिल्डिंगों को बिगड़ने न दें। रेल के डिब्बे हम सब के काम आते हैं, किंतु हम सफर के पश्चात उन्हें छिलकों, पत्तों, पानी, धूल, मिट्टी से सना हुआ जूठन से परिपूर्ण छोड़कर उठते हैं। यह हमारी गंदी आदतों की परिचायक, गंदी वृत्ति की द्योतक है। हर सार्वजनिक स्थान सबके बैठने उठने के कार्य के लिए बना होता है। यदि हम में से प्रत्येक उसे अच्छी तरह प्रयोग में लाए, तो वह अधिक दिन चल सकता है और सबको आकर्षक लग सकता है। सार्वजनिक स्थान हमारे हैं, जैसे हम अपनी वस्तु की सफाई
और सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमें सार्वजनिक वस्तुओं तथा स्थानों का ध्यान रखना चाहिए। जो समर्थ हैं, अपनी शक्ति या रुपए का दान दे सकते हैं। उन्हें सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, पुल, धर्मशालाओं, पब्लिक स्कूलों, टहलने के स्थानों, मंदिरों, स्नान के घाटों, रेल के डिब्बों, टट्टियों, प्लेटफॉर्मों की स्वच्छता और व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अपने रुपए से मरम्मत या नई वस्तु बनवाने में पीछे नहीं रहना चाहिए। रुपया दान के स्थान पर मरम्मत या पुताई करा देना अधिक श्रेयस्कर है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। और आज के इस स्वाध्याय में गुरुदेव ने हम सभी को स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए कहा है कि हमें केवल अपने घर तक ही सीमित नहीं रहना है, हर जगह की सफाई पर हम ध्यान रखें। छोटी छोटी सफाई की आदतें ही हमें अपने आसपास के घरों की, गांव की, नगरों की सफाई की व्यवस्था को बनाने में बहुत ही सहायता पहुंचाती है। इसे हम अपने दैनिक जरूरी कार्यों में शामिल करें ताकि घर से लेकर हमारा राष्ट्र तक स्वच्छ रहे। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। सभी को प्रणाम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह युग ऋषि गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की इस धरोहर को ऑडियो के रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गुरुवाणी को जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।